Welcome to Physics Class 12th, Unit 6 Optics, Chapter 10 Wave Optics. And this is the first video of this chapter. In this video, we will discuss about wavefront, Huygens principle, law of reflection through Huygens principle, law of refraction through Huygens principle, behavior of wavefront in a mirror, lens and prism. इसके पहले हम चैप्टर 9 में रे ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं. जनरली लाइट ड्वेल नेचर शो करता है, रे नेचर भी और वेव नेचर भी. रे नेचर से हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया. इसके अलावा लास्ट चैप्टर में हमने डिस्पर्सन और स्कैटरिंग को भी डिस्कस किया. इस चैप्टर में हमारे पास मेन जो लाइट का नेचर है, वेव कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे ट्रैवल करती है, कौन कौन से फिनोमेना इन्वॉल्व करती है, उसको हम देखेंगे. और इन दोनों को मिला के एक कॉमन यूनिट है चैप्टर 9 एंड 10 को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट लाइन जो बनती है वेव या वेव फ्रंट. वेव फ्रंट क्या है? तो क्लास 11th में हम डिस्कस कर चुके. वेव प्रोपेगेशन का एक ऐसा मोड है जिसमें मीडियम जो ट्रांसफर नहीं होता है लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है. जैसे ही किसी मीडियम में एनर्जी पहुंचती है तो एक डिस्टरबेंस बनता है और उस डिस्टरबेंस की वजह से एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसफर हो जाती है और उस मीडियम में डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट टाइप के फेसेस डेवलप होते हैं. और अगर हम सारे कोई एक ऐसा लोकस बनाने की कोशिश करें जिस लोकस पे सभी जगह एक जैसे ऑसिलेशन हो सकता है उस लोकस पे सभी पार्टिकल हाईएस्ट फेस में ऑसिलेट कर रहे हो सकता है 30 डिग्री में ऑसिलेट कर रहे हो सकता है 45 डिग्री में ऑसिलेट कर रहे हो. एक ऐसा लोकस एक पार्टिकल के मीडियम का जिस पर पार्टिकल सेम फेस में ऑसिलेट कर रहे हो, इसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं. तो वेव फ्रंट is the point of disturbance due to propagation of light. Now अब वेव और रे को हम कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे? तो अगर हम वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, if we draw the perpendicular line to the wave front, it always show the direction of wave front, propagation of wave front, or it also known as ray. तो हम इस तरीके से रे और वेव को परपेंडिकुलरली चेक कर सकते हैं और एक दूसरे कॉन्सेप्ट को लिंक कर सकते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट. वेव फ्रंट कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहले स्फेरिकल वेव फ्रंट. A wavefront is the locus of point wavelets have same phase of oscillations emitted by spherical और point source. अगर जो सोर्स है जिससे लाइट निकल रही है, अगर वो पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल सोर्स है, तो उसका जो एनवलप बनाने की कोशिश हम करेंगे, उससे जो पार्टिकल्स को मीडियम को एनर्जी मिलेगी वो एक स्फेरिकल एनवलप के फॉर्म में मिलेगी. लेकिन ये फाइनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए. इनफाइनाइट डिस्टेंस पे स्फेरिकल वेव फ्रंट नहीं रहेगा. इसके पॉइंट सोर्स है, इससे लाइट की रेज हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और अगर हम इसके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट. एग्जाम्पल इसका बन सकता है एक पिन होल. अगर हम किसी पेपर में ब्लैक पेपर में होल कर दें और उसका एक साइड ग्लास बल्ब रख दें तो दूसरी साइड जो स्पेक्ट्रम बनेगा, जो वेव फ्रंट बनेगा दैट इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट. सेकेंड है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. अगर हम जो सोर्स है उसका नेचर यहाँ पे चेंज कर दें, अगर हम उसको सिलेंड्रिकल या लाइन नेचर का सोर्स ले लें तो और फाइनाइट डिस्टेंस ले लें तो जो वेव फ्रंट बनेगा दैट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. एक ट्यूबलाइट ले लें, एक पतली सी स्लिट ले लें, दो ब्लेड के बीच में लाइन गैप बना दें तो जो वेव फ्रंट बनेगा दैट इज अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. अगर इन दोनों वेव फ्रंट में चाहे कोई भी सोर्स हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो चाहे स्फेरिकल हो, अगर फाइनाइट डिस्टेंस है तो शेप रिकॉग्नाइज होती है. अगर हम कोई भी टाइप का सोर्स ले लें और उसकी जो डिस्टेंस है इनफाइनाइट मान लें, बहुत दूर से सोर्स आ रहा हो, सन से जो लाइट आ रही है कोई बहुत दूर से, या किसी मिरर के या लेंस के फोकस पे कोई लाइट रखी हुई है, तो जो लाइट आ रही है दैट क्रिएट अ प्लेन वेव फ्रंट. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट से जो रेज आती है वो पैरेलल होती हैं और पैरेलल रेज के अगर हम परपेंडिकुलर कोई वेव फ्रंट बनाएंगे तो वो प्लेन वेव फ्रंट होगा. इसका मतलब इनफाइनाइट से जो लाइट आ रही है वो वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट है. सन से हम बोल सकते हैं. नाउ इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक आज का शुरू होता है, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट. ये वेव्स कैसे ट्रांसमिट होती है, तो इसके केवल दो पॉइंट है आपको याद रखने. हाइगन प्रिंसिपल केवल दो ही पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ही आपको याद रखना है. Each point on a wavefront act as a source of secondary wavefront, also known as wavelets.
वेवफ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में एक सोर्स के जैसे काम करता है और वो सोर्स नए वेवफ्रंट बना सकता है। तो क्योंकि वो सेकेंडरी है तो इसलिए उनको सेकेंडरी वेवफ्रंट बोलते हैं और इन्हीं का दूसरा नाम रखा गया वेवलेट्स। तो ईच पॉइंट ऑफ अ वेवफ्रंट, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप खुद उसके सोर्स बन सकते हैं। तो जैसे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई एनर्जी मिलेगी तो ईच पॉइंट ऑफ वेवफ्रंट act as source of secondary wavefront, also known as wavelets, which will travel in same direction. जैसे सोर्स की डायरेक्शन होगी वैसे वेवलेट की डायरेक्शन होगी, इन सेम डायरेक्शन एंड इन सेम स्पीड, स्पीड भी सेम होगी। सेकेंड है, अगर हम इन वेवलेट्स के ऊपर एक एनवलप बनाने की कोशिश करें तो फिर हमें वेवफ्रंट की फर्दर नेक्स्ट पोजीशन मिल जाएगी। द फॉरवर्ड एनवलप ट्रेस्ड ऑन द सेकेंडरी वेवलेट्स एट एनी टाइम गिव्स द लेटर पोजीशन ऑफ फर्दर पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट। दो डायग्राम से हम इसको देखते हैं। एक पॉइंट सोर्स अगर कोई डायग्राम बनता है तो किसी एक पॉइंट से, अगर हम मान लें एस डिस्टेंस से, एस सोर्स से कोई आर डिस्टेंस पे अगर हम एक स्केच बनाएं तो एक स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेगा। जो एनर्जी निकलेगी जितने टाइम में इस पॉइंट पे पहुंचेगी उतने टाइम में इस पॉइंट पे पहुंचेगी, उतने टाइम में नीचे वाले पॉइंट पे पहुंचेगी, तो एक स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेगा। और अगर हम इसी स्फेरिकल वेवफ्रंट के हर पॉइंट को सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट बना दें और उनसे एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे कांस्टेंट स्पीड से एक सेकेंडरी वेवफ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होता है। और अगर अब हम इन सेकेंडरी वेवलेट के एक एनवलप ट्रेस कर दें तो ये जो हमारा पिछला वेवफ्रंट था ये उसकी फर्दर नेक्स्ट पोजीशन शो करेगा। अगर हम टाइम ज्यादा ले लेते तो शायद ये और दूर बन जाता। इसी को अगर हम, तो दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल न्यू वेवफ्रंट। तो लाइट कैसे ट्रांसमिट होती है, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा और ये वेवफ्रंट जो यहाँ पे था वो आगे यहाँ तक पहुंच सकता है। और अगर ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा तो यही स्फेरिकल वेवफ्रंट एक प्लेन वेवफ्रंट बन जाएगा। और अब प्लेन वेवफ्रंट के सारे लाइंस हर पॉइंट पे एक सोर्स होगा और इस सोर्स से फिर सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे, लेकिन वो तो फाइनाइट डिस्टेंस है तो स्फेरिकल होंगे। अब इनके फॉरवर्ड डिस्टेंस पर अगर हम एक एनवलप ट्रेस करते हैं तो ये इसकी फर्दर नेक्स्ट पोजीशन बता देगा। तो दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइट, ट्रांसफर ऑफ वेव, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, लाइट, ईएम वेव, हाइगन प्रिंसिपल। ये बोल रहा है कि हर पॉइंट सोर्स के जैसे काम करेगा, जो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलेगा, जो सोर्स चाहता था वही वेवलेट्स काम करेंगे। और अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस चला गया तो प्लेन हो जाएगा। और अगर हम इसके आउटर वेवलेट्स को, आउटर एनवलप को ट्रेस करते हैं, फॉरवर्ड एनवलप को ट्रेस करते हैं तो इसकी नेक्स्ट पोजीशन, ये यहाँ से यहाँ कैसे जंप तो करेगा नहीं, तो फिर कैसे आ गया। ये तो हमने काउंटेबल बनाए, अनकाउंटेबल बनेंगे। हर पॉइंट पे एक सेकेंडरी वेवलेट्स बनेगा तो ट्रेस अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगा। अब बात ये उठती है कि बैकवर्ड क्यों नहीं जा सकता है, एनर्जी पीछे भी तो एक वेवलेट्स बन रहा है, ये बैकवर्ड क्यों नहीं जा रहा है। तो बैकवर्ड वेवफ्रंट क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड का जो एक फॉर्मूला है सेकेंडरी वेवलेट्स का, दैट इज डिपेंड ऑन 1/2 1 + cos थीटा। और अगर हम यहाँ cos 180 ले लेते तो -1 हो जाएगा और 1 - 1 0, मतलब जो बैकवर्ड जाने की कंडीशन इसकी नल है। नाउ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हाइगन प्रिंसिपल हो गया सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल वेव ऑप्टिक्स का। सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हाइगन प्रिंसिपल से ही मैच करेंगे, वेव थ्योरी का मेन प्रिंसिपल है। अब इससे हम जो दो मेन फिनोमेना जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉ को भी हम यहाँ प्रूफ करके देखते हैं। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था साइन आई इक्वल टू आर, रिफ्रैक्शन पढ़ा था साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, लेकिन वहां पे हमने उनको प्रूफ नहीं किया था। आई इक्वल टू आर आया कैसे, हमने तो जस्ट पढ़ लिया कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन ये प्रूफ कैसे करेंगे, तो वेव ऑप्टिक्स इसको प्रूफ भी कर सकती है। तो हम यहाँ देखते हैं, एक प्लेन मिरर ले लिया, एक्स वाई प्लेन मिरर हो गया। अब इसके ऊपर प्लेन मिरर पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं तो पैरेलल ही जाएंगी, दैट इज एग्जांपल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट है तो हम मानेंगे कि इसके परपेंडिकुलर हम एक वेवफ्रंट बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्लेन वेवफ्रंट। अगर हम रेज के परपेंडिकुलर लाइन बनाते तो वेवफ्रंट बन जाएगा, अगर हम वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर लाइन बनाते तो रेज बन जाएगी। तो हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे एक लाइन बनाई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, दैट इज अ प्लेन वेवफ्रंट आया। ये एक प्लेन वेवफ्रंट आ रहा है, सीधा इस तरीके से आ रहा है और ये इस मिरर पे टकराएगा। सबसे पहले इसका ए पॉइंट टकराया, जैसे ही ए पॉइंट टकराएगा तो यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स बनना शुरू हो जाएंगे, व्हिच विल ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड। धीरे धीरे स्लैंटेड करते हुए बाकी पोर्शन भी इस पे हाइड टकराएगा और लास्ट में बी वाला पोर्शन आते हुए इस पॉइंट पे टकराएगा।
जैसे ये इस पॉइंट पर, जब ये बी पॉइंट, बी वाला पोर्शन वेव फ्रंट का इस पॉइंट पे टकराएगा, तब तक ए पॉइंट का जो सेकेंडरी वेवलेट्स है सेम स्पीड से इतने आगे निकल चुका होगा। तो अब अगर हम इसकी नेक्स्ट पोजीशन बनाते हैं, तो जब ये बी पॉइंट सी पॉइंट तक आएगा, उतने पॉइंट में ए पॉइंट डी पॉइंट तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड सेम मीडियम में सेम होती है। तो जितना ट्रेवल करने में बी से सी तक टाइम लगेगा, उतना ही ए से डी तक टाइम लगेगा सेकेंडरी वेवलेट्स को। अब हम यहाँ नॉर्मल बना लेते हैं। तो नॉर्मल से आई इंसिडेंस रे के बीच का एंगल और आर रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल। और हमें मालूम है कि नॉर्मल और मिरर परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल आई है। अगर हम नॉर्मल को 90 डिग्री घुमा दें तो ये मिरर की जगह पे आ जाएगा, और अगर हम रे को 90 डिग्री घुमा दें तो ये वेव फ्रंट की जगह पे आ जाएगी। मालूम है वेव फ्रंट और रे परपेंडिकुलर होते हैं, और नॉर्मल और मिरर परपेंडिकुलर है। तो जो एंगल दो रेज के बीच में बन रहा है, वही एंगल उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी बनेगा। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, तो वही एंगल वेव फ्रंट और मिरर के बीच में भी बनेगा। तो ये भी आई हो गया। ऐसे यहाँ पे जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, अगर हम नॉर्मल को 90 डिग्री इस साइड मूव करें तो मिरर की जगह पे आ जाएगा, और रे को अगर हम 90 डिग्री मूव करें तो ये वेव फ्रंट की जगह पे आ जाएगी। तो यहाँ पे भी ये आर बन जाएगा। अब हमें यही प्रूफ करना है कि आई इक्वल टू आर होता है रिफ्लेक्शन में। तो स्पीड तो सेम है, तो जितना टाइम बी से सी तक जाने में लगे, उतना टाइम ए से डी तक में जाने में लगना चाहिए। बिकॉज v इक्वल टू एक्स अपॉन टी, तो t इक्वल टू एक्स अपॉन वी, तो t इक्वल टू बी से सी तक आने में अपॉन टी, और ad ए से डी तक जाने में अपॉन सी। अब bc और ad की वैल्यू निकाल लेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब bc इक्वल टू ad है। अब bc निकालने के लिए हमारे पास इन ट्राइंगल abc हमने साइन i लिया। i abc ट्राइंगल में है और r adc ट्राइंगल में है, दो ट्राइंगल है, एक ABC और एक ADC। ABC जो है वो AB इंसिडेंस वेव फ्रंट का है, तो साइन I इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। और दूसरा ट्राइंगल ACD, जिसमें साइन R होगा, तो साइन R इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AD अपॉन AC। अब इससे BC इक्वल टू AC साइन I आ गया और AD इक्वल टू AC साइन R आ गया। दोनों रख देते हैं हम, BC की जगह पे AC साइन I और AD की जगह पे AC साइन R। AC से AC कट, साइन I इक्वल टू साइन R। अगर हम यहाँ इनवर्स ऑफ साइन लगा दें तो I इक्वल टू R। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज न्यूमेरिकल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन रे ऑप्टिक्स के बेसिक फिनोमेना है, और जिसको यहाँ पे हम हाइगन्स प्रिंसिपल वेव थ्योरी से प्रूफ कर सकते हैं कि I इक्वल टू R होता है। नाउ नेक्स्ट, सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना है रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम वेव थ्योरी। रिफ्लेक्शन में तो I इक्वल टू R था, सेकंड लॉ यहाँ पर चेंज है। यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो आता है म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। अब उसको हम यहाँ प्रूफ कर रहे हैं वेव थ्योरी से फिर से। लेकिन अब यहाँ एक रिफ्रैक्टिंग मीडिया होगा, तो हमने एक्स वाई जो लेयर मान ली, रिफ्रैक्टिंग मीडिया की लिमिट हो गई। ऊपर रेयरर मीडियम, नीचे डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट एयर में c होती है, यहाँ हमने v मान ली। अब रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं और इंसिडेंस हो रही हैं रिफ्रैक्टिंग मीडिया पे। तो जैसे ये रेयरर टू डेंसर जाएंगे तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल होंगी। अब अगर हम मान रहे हैं कि रेस पैरेलल है, तो जो वेव फ्रंट है वो पैरेलल परपेंडिकुलर प्लेन होना चाहिए। हमें मालूम है कि रेस पैरेलल, तो वेव रेस पैरेलल कहाँ से आती है? इनफाइनाइट से, और इनफाइनाइट से अगर रेस पैरेलल आ रही है तो इनफाइनाइट से वेव फ्रंट कैसा आता है? प्लेन। तो ये एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंस हुआ है रिफ्रैक्टिंग मीडिया पे, जिसका सबसे पहले ए वाला पॉइंट यहाँ टच हो गया। बी वाला पॉइंट अभी भी एयर में है तो ज्यादा चल सकता है, लेकिन ए वाला पॉइंट तो मीडियम में आ चुका, तो इसकी स्पीड कम हो जानी चाहिए क्योंकि यहाँ वी है। तो यहाँ स्पीड अलग होगी, बी पॉइंट की स्पीड अलग होगी, ये बेंड हो जाएगा, हल्का सा बेंड हो गया। तो जितने टाइम में बी से सी तक पहुंच रहे हैं, उतने टाइम में ए से डी तक आ रहे हैं। मतलब ये एडी डिस्टेंस कम है, डेफिनेटली कम होगी क्योंकि ये मीडियम डेंसर है। अब इन दोनों के लिए आई लगा दिया हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। जो एंगल नॉर्मल और रे के बीच में है, वही एंगल रिफ्रैक्टिंग मीडिया और वेव फ्रंट के बीच में होगा। ऐसे यहाँ पे हम आर देखते हैं, ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, वही एंगल रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट और सरफेस के बीच में होगा। फिर से हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, उन्हीं दोनों ट्राइंगल को हम सॉल्व करेंगे।
आई जो है हमारे पास एबीसी ट्रायंगल में है और आर जो है वो एडीसी ट्रायंगल में है। नाम हमने ऐसे लिया कि पिछले और इस बार भी अप्रोक्सीमेट सेम रहे। तो अब हमारे पास यहाँ पर t इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, लेकिन bc है, टाइम तो सेम मान रहे हैं, तो t इक्वल टू bc अपॉन यहाँ पर c होगा और यहाँ पे ad अपॉन v होगा। अब bc और ad की वैल्यू निकालते हैं, पिछले ही के जैसे bc निकालेंगे तो ट्रायंगल abc हो जाएगा। abc में साइन r i इक्वल टू bc परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो bc इक्वल टू ac साइन i आ गया और साइन r के लिए हमने ट्रायंगल लिया ADC साइन r इक्वल टू परपेंडिकुलर AD अपॉन AC, सो AD इक्वल टू AC साइन r। नाउ फिर से रख दिया t इक्वल टू BC अपॉन C, सो AC साइन I अपॉन C इक्वल टू AD अपॉन V, सो AC साइन R अपॉन V। AC से AC कट, साइन I अपॉन C इक्वल टू साइन R अपॉन V या साइन I अपॉन R इक्वल टू C अपॉन V, और C अपॉन V स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू म्यू, दिस इज स्नेल्स लॉ। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी वेव थ्योरी से प्रूफ हो गया, म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R कहां से आया। नाउ इन दोनों के बाद कुछ जनरल से कॉन्सेप्ट कि लेंस मिरर काम कैसे करते हैं। हमें मालूम है कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी है कि ये रे ऑफ लाइट को हमेशा अपने बेस की तरफ मोड़ता है, बेंड करता है। प्रिज्म ऑलवेज बेंड रे ऑफ लाइट टुवर्ड इट्स बेस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट कैसे फॉलो होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करता है। कैसे करता होगा, रेज पैरेलल आ रही हैं और इनको ये अपने फोकस पे मिला देता है। कैसे होगा, अगर रेज पैरेलल है तो हम क्या मान के चलेंगे कि वेवफ्रंट कैसा है, प्लेन है। अब ये एक प्लेन वेवफ्रंट हम मान लेते हैं कि सीधा सीधा आ रहा है, तो इसका सबसे पहले कौन सा पार्ट इस मिरर को टच होगा, एज वाला कि बीच वाला। एज वाला पार्ट तुरंत इसके मिरर से सबसे पहले टच होगा, ऊपर वाला एज और नीचे वाला एज। बीच वाले पोर्शन को रिफ्लेक्ट होने के लिए और ज्यादा डिस्टेंस, इतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। जब इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसको लौट के आने में भी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तब तक ये वाला जो इस वाला ऊपर और नीचे जो रेस्पेक्टिवली दूर थे वो वाले पोर्शन रिफ्लेक्ट होके वापस जाना शुरू हो गए होंगे, लेकिन ये बीच वाला पोर्शन इसको यहाँ से यहाँ तक आना है फिर वापस जाना है, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा पीछे रह जाएगा और एजेस के पोर्शन थोड़े आगे हो जाएंगे। तो इस तरीके से कर्वेचर मिल जाएगी। अब ये कर्वेचर आगे जाएगी तो ये एक पॉइंट पर फोकस हो जाएगी, मीट कर सकती है, क्योंकि ये वाले पॉइंट आगे निकल गए और बीच वाला पॉइंट पीछे रह गया। अब कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होगा, कॉन्वेक्स मिरर में रेज पैरेलल आती है लेकिन ये तो डाइवर्ज कर जाता है। क्यों कर जाएगा, क्यों, फिर से हमने मान लिया पैरेलल रेज मतलब कैसा वेवफ्रंट, प्लेन। अब ये प्लेन वेवफ्रंट आएगा और ये मिरर के पास जाएगा तो इसका बीच वाला पोर्शन सबसे पहले टच करेगा और एजेस वाले पोर्शन को टच करने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो तब तक ये बीच वाला पोर्शन आगे निकल जाएगा और एजेस वाला पोर्शन पीछे रह जाएगा। हिट एंड रन टच करके वापस आने वाला रिले रेस जैसे खेलते हैं, तो COD पॉइंट पीछे रह गया और ये वाला पॉइंट आगे आ गया। अब तो इनके मिलने के चांसेस है नहीं क्योंकि बीच वाला पोर्शन ऑलरेडी आगे निकल चुका है। तो फिर अगर हम इसको देखते हैं कि पीछे कैसे होगा, तो फिर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हमें इमेजनरी मिलता हुआ दिखाई देता है कि ये रेज कहाँ से आ रहे होंगे, ये वेवफ्रंट कहाँ से आ रहा होगा। तो फिर हमें लगता है कि ये कहीं पीछे एक इमेजनरी पॉइंट होगा। लेंस के बारे में बात करते हैं। लेंस में तो वापस आना नहीं है, लेंस में तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है, रिफ्रैक्शन है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में जब पैरेलल रेज जाती है तो ये फोकस पे मिला देता है, कन्वर्जिंग है। इसमें क्या होगा, पैरेलल रेज मतलब प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट आया तो प्लेन वेव फ्रंट के बीच वाले पोर्शन को सबसे ज्यादा ग्लास से पास होना पड़ेगा, बीच वाले पोर्शन को सबसे ज्यादा ग्लास से पास होना पड़ेगा, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। और जैसे हम इससे दूर जाएंगे सेंटर पॉइंट से, तो इस वाले सबसे एज पॉइंट के जो वेव फ्रंट है उसको सबसे कम ग्लास से पास होना पड़ेगा, तो वो आगे निकल जाएगा। तो बीच वाला पोर्शन पीछे रह गया और एजेस वाला पोर्शन आगे निकल गया, तो फिर से कर्वेचर बन गई। और ये कर्वेचर धीरे धीरे इसको हमें पता पड़ेगा कि ये वेव्स कैसे जाएंगी, तो एक किसी पॉइंट की तरफ फोकस रियल इमेज सेंट्राइज करेंगे। अब कॉनकेव लेंस के साथ क्या होगा, कॉनकेव लेंस में भी पैरेलल रेज आती है लेकिन तो डाइवर्ज कर देता है। कैसे कर देता होगा, कॉनकेव लेंस के लिए हमने देखा ये रेज पैरेलल आ रही थी, पैरेलल मतलब प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट में अब क्या हुआ, यहाँ से रेज पैरेलल ये गया, लेकिन इसमें बीच वाले पोर्शन को सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी ग्लास के अंदर, जो है स्पीड उसकी सबसे ज्यादा मिल गई इसको, क्योंकि इसको सबसे कम ग्लास ट्रांसफर कर ट्रेवल करना पड़ा।
ऊपर और नीचे जैसे जाते गए वैसे वैसे इसको ज्यादा ग्लास का मीडियम ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो यहाँ स्पीड उसकी स्लो होगी, तो ये वाला पोर्शन पीछे हो गया और बीच वाला पोर्शन आगे निकल गया, तो फिर से स्फेरिकल डाइवर्जिंग बन गया। और ये आगे तो मिलने के चांसेस है नहीं और इसको बढ़ता जाएगा इसका, तो फिर हमें लगता है कि ये पीछे आने पर किसी एक पॉइंट की तरफ फोकस कर रहा है। आ कहाँ से रहा है, तो इस किसी पॉइंट से आ रहा होगा, दैट इज डाइवर्जिंग। प्रिज्म के साथ क्या होता है, प्रिज्म हमेशा रे ऑफ लाइट को अपने बेस की तरफ मोड़ता है। हम इस प्रिज्म के बेस को मान लें तो रेज ऑफ लाइट आती है और ये बेस की तरफ कैसे मोड़ेगा, क्यों मोड़ेगा, क्योंकि फिर से वही रिफ्रैक्शन है, और रिफ्रैक्शन में अगर एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है तो उस प्लेन वेव फ्रंट के जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको बेस के पास से जाना, उसको सबसे ज्यादा ग्लास पास करना पड़ेगा, उसको सबसे ज्यादा ग्लास डेंसर मीडियम में से पास आउट होना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इससे ऊपर की साइड आएंगे, बेस की तरफ आओगे, तो फिर आपको कम, जैसे जैसे आप इसके एंगल की तरफ आओगे तो फिर इस रेस को, इस वेव फ्रंट के पोर्शन को यहाँ सबसे कम ग्लास से पास होना पड़ेगा। यहाँ कम ग्लास से पास होना, यहाँ ज्यादा ग्लास से पास होना, तो ये वाला वेव फ्रंट का पोर्शन बहुत स्लो चलेगा। उतनी देर में ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा एयर में, थोड़ा सा ग्लास का पोर्शन लेगा और फिर से वापस यहाँ आ जाएगा। मतलब ये वाला पोर्शन जब यहाँ से इस पॉइंट तक पहुंचेगा, ए से सी तक, उतने टाइम में ये बी वाला पोर्शन डी तक पहुंच जाएगा। तो अल्टीमेटली रेज ऑफ लाइट नीचे की स्लो चली, बेस की साइड जो रेज होगी वो स्लो चलेगी, वेव फ्रंट स्लो चलेगा क्योंकि उसको मीडियम में जाना है, और जो वेव बेस से दूर होगा वो तेज चलेगा। तो जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट बेस की तरफ बेंड हो गया। यही हम इसके डायग्राम्स में देखते हैं कि प्रिज्म ऑलवेज बेंड रे ऑफ लाइट टुवर्ड इट्स बेस। थैंक यू।